मैं मनीशंकर तिवारी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पीपरपानी, विकासखंड साईखेड़ा, जिला नरसिंहपुर से। और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान। इसके अंतर्गत हम शुरू कर चुके थे राजनीति विज्ञान का पहला अध्याय, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। अभी तक आप लोगों ने इसमें लोकतंत्र की परिभाषा, एक बहुत सरल और सामान्य परिभाषा आप समझ चुके होंगे। और कैसे समझा उसको आपने? मेडिल्टा लिंगदोह मैडम की कक्षा में एक छोटी सी परिचर्चा हो रही थी। उस परिचर्चा में परिभाषा को लेकर के बहुत सारी बातें हुई। उन बातों को आप लोगों ने समझा होगा। और इसके बाद में एक सरल परिभाषा निकल करके आई थी, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। फिर हमने चर्चा की थी इसमें कि शासक कौन हो सकता है। क्या जनता में से ही शासक चुने जाते हैं या शासक बनने के लिए एक लॉबिंग चलती रहती है? इन चीज़ों को हमने 4-5 देशों के उदाहरणों से समझा था। हमने पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ के द्वारा बलात् तरीके से शासन व्यवस्था पे कब्जा जमाने का भी प्रयास देखा, और किस तरह से परवेज मुशर्रफ ने सारे अधिकार, जबकि वो जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने इलीगली संविधान में परिवर्तन करके सारे अधिकार अपने पास रख लिए। परवेज मुशर्रफ जनता के द्वारा चुना व्यक्ति नहीं था। और इस उदाहरण से हमने ये जाना था कि लोकतंत्र में पहली विशेषता क्या होती है कि प्रमुख फैसले जो है वो निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों होना चाहिए, ताकि वे जनता की भावनाओं का सम्मान कर सकें और उन भावनाओं के अनुकूल जन कल्याणकारी कार्य कर सकें। दूसरा उदाहरण हमने देखा था चीनी चुनाव का। चीनी चुनाव में क्या हो रहा था? एक ही पार्टी का प्रत्याशी मैदान में चुनाव लड़ता, वही जीत जाता, वही सरकार बना लेता। मैक्सिको में देखा कि शासक दल के अलावा भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ते थे, लेकिन शासक दल सत्ता में बने रहने के लिए सारे हथकंडे अपना लेता था। फिर हमने अगला उदाहरण देखा जिम्बाब्वे का। वो जो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे रॉबर्ट मुगाबे, बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति थे। हिंदुस्तान में भी उनका बड़ा सम्मान है, लेकिन उनके द्वारा भी किस तरह से चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपनाए जाते थे। तो इससे हमको ये समझ में आया कि लोकप्रिय व्यक्ति भी तानाशाह हो सकता है, लोकप्रिय व्यक्ति भी गैर लोकतांत्रिक हो सकता है, ये हमने समझा। इसके बाद हमने चुनाव में वोट की कीमत देखी। मत जो दिए जाते हैं, जैसे सऊदी अरब है, उसमें लंबे समय तक महिलाओं को वोट डालने का अधिकार ही नहीं था। एस्टोनिया नाम का एक देश था, वहाँ पे रूसी जो शरणार्थी थे, अल्पसंख्यक थे, उनको वोट डालने के अधिकार लेने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। ऐसा ही एक देश है फिजी। फिजी में भारतीय मूल के जो फिजी नागरिक थे, उनके वोट का वजन कम कर दिया गया, और जो फिजी के मूल निवासी थे उनका वोटों का वजन ज़्यादा रहा। तो इस तरह से एक वोट, एक व्यक्ति, एक मूल का जो विशेषता है लोकतंत्र की, उसको भी हमने समझा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके आगे लोकतंत्र की विशेषताओं के अंतर्गत लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा होगी। लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा कैसे होगी? वही मेडिल्टा लिंगदोह मैडम ने जब उनको लोकतंत्र की परिभाषा बताई, अपने बच्चों को ये 4 विशेषताएं बताई, और इसके बाद में जब उन्होंने अपने बच्चों से पूछा, अपने स्टूडेंट से पूछा कि बच्चों क्या अब आपको लोकतंत्र की परिभाषा या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भली भांति समझ आ चुकी है? तो उस कक्षा में फिर से एक नई बहस छिड़ जाती है। चलिए हम भी उस बहस में शामिल होते हैं। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इसके अंतर्गत आज का हमारा विषय है लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र के गुणों पर सबसे अच्छी चर्चा मेडिल्टा लिंगदोह मैडम की कक्षा में हो रही है। तो चलिए हम चलते हैं मेडिल्टा लिंगदोह मैडम की कक्षा में, जहां पर लिंगदोह मैडम की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी इस अध्याय के आरंभ में। जब उन्होंने इस अध्याय को पूरा पढ़ा दिया और पढ़ाने के बाद फिर अपने विद्यार्थियों से पूछा, तो वह बहस आगे बढ़ी। चलिए देखते हैं लिंगदोह मैडम अपने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने के बाद क्या पूछ रही हैं। मैडम पूछती हैं, इतना सारा पढ़ने के बाद क्या आप लोगों को लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है? योलांदा खड़ी होती हैं और बोलती हैं पूरे विश्वास के साथ, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र ही चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतंत्र वाली शासन प्रणाली नहीं थी, उन देशों में भी अब लोकतंत्र शासन प्रणाली को अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने
लोकतंत्र के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही भी हैं। क्या इतनी सारी बातों से यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र ही सबसे अच्छा है? तो अब इस पर इतनी बहस करने की क्या ज़रूरत है मैडम? किताब बंद करो और छुट्टी करो। योलांदा ने कहा कि संसार में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कोई है तो वह है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। इससे बेहतर कुछ है ही नहीं है। अब इसमें बहस करने लायक कोई बात ही नहीं बची कि जब संसार की सबसे अच्छी शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है और इसी व्यवस्था को संसार के सारे लोग भी तो बोलते हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो इसे फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था है। किसने कहा? योलांदा ने। देखते हैं योलांदा के जवाब में उसे क्या रिप्लाई मिलता है। तभी तांगकिनी नाम की बच्ची खड़ी होती है और वह कहती है, लेकिन लिंगदोह मैडम ने ही तो हमको कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी लोगों ने उसे सही कहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों। देखिए कितनी स्वस्थ चर्चा चल रही है यहाँ पर। तांगकिनी कहती है कि हमारी मैडम ने तो कहा था कि संसार के सारे लोग भी भले बोलें तो भी हमको उस बात पर भरोसा नहीं करना है जब तक हम खुद उसको कसौटी पर परख ना लें, जब तक हम खुद उसे समझ ना लें। तब जैनी क्या बोलती है देखते हैं। तब जैनी खड़ी होती है अगली विद्यार्थी और वह बोलती है, हाँ सही है, हम लोग गलत रास्ते पर ही तो जा रहे हैं। आखिर लोकतंत्र ने हमारे देश को दिया क्या है? आधी सदी से ज़्यादा बीत गया। आधी सदी मतलब 50 वर्ष। आधी सदी से ज़्यादा समय बीत गया है, हमारे देश में लोकतंत्र बना हुआ है, तब भी तो इस देश में इतनी ज़्यादा गरीबी है। तब रिबियांग खड़ी होती है। रिबियांग को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पिछली चर्चा में आपने इससे बहुत अच्छी अच्छी बातें रिबियांग के द्वारा सुनी हैं। रिबियांग कहती है, लेकिन एक बात बताओ, इसमें लोकतंत्र का क्या कसूर है? इसमें लोकतंत्र कर क्या सकता है? क्या हमारे यहाँ जो गरीबी है उसका कारण लोकतंत्र है, या लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी बनी हुई है? मेरी तो समझ में नहीं आता है कि लोकतंत्र के कारण गरीबी है। फिर जैनी कहती है, जो भी है, चाहे लोकतंत्र के कारण गरीबी हो या लोकतंत्र के बावजूद गरीबी हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुद्दा यह है कि लोकतंत्र को हम सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति नहीं मान सकते। उसका कारण भी मैं बताती हूँ। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। हमारे देश के राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, इनमें से देश की परवाह किसे है? जैनी की बातों को सुनकर पाइमोन को गुस्सा आ जाता है और वह खड़ी होती है। तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत को वापस ले आएं? क्या किसी दूसरे देश के राजा को अपने देश पर शासन करने के लिए बुला लें? तब मिलेगी तसल्ली तुमको। बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लास में बच्चे एक दूसरे से वाद विवाद कर रहे हैं। किस विषय को लेकर? लोकतंत्र को लेकर के। एक बच्चा बोलता है कि लोकतंत्र से हमको मिला क्या है? लोकतंत्र में लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जब देखो तब चुनाव होते रहते हैं, अस्थिरता बनी रहती है, भ्रष्टाचार हुआ रहता है। तो एक बच्चा खड़े होकर क्या बोलता है, तो क्या करें, अंग्रेजों को फिर से वापस बुला लें, फिर से उनका शासन करा दें। तो इस तरह से इस कक्षा में बड़ी शानदार तरीके से विमर्श हो रहा है, बहुत ही अच्छा विवाद हो रहा है। चलिए हम इस विवाद को अंत तक देखते हैं कि इसका परिणाम क्या निकलता है। रोज़ कहती है इसके बाद खड़े होके, पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक बहुत मजबूत नेता की ज़रूरत है, और एक ऐसे नेता की जिसको चुनाव की कोई परवाह ना हो, जिसको संसद की भी परवाह ना हो, और शासन चलाने के सारे अधिकार एक ही नेता के पास में रहें, और वह देश के हित में जो भी ज़रूरी हो वह सब कुछ करने में सक्षम हो। जब ऐसा नेता इस देश का शासक होगा तभी इस देश से गरीबी मिटेगी, तभी भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा। तभी पीछे से कोई आवाज़ लगाता है, अरे इसी को तो तानाशाही कहते हैं भाई। दो ही खड़ी होती है, कहती है चलो ठीक है, मान लिया कि एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति, ऐसा मजबूत व्यक्ति आ जाएगा और वह सारे शासन तंत्र अपने हाथ में लेकर, सारे अधिकार अपने हाथ में लेकर शासन चलाने लगेगा। लेकिन सपोज़ करो अगर वह व्यक्ति
सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए करने लगे और अपने परिवार के लिए करने लगे, तब क्या होगा? और अगर वह खुद भ्रष्ट हो गया तब आप क्या करोगे? दो ही की बातों को सुनकर रोज़ खड़ी होती है और बोलती है नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ईमानदार और संजीदा नेता की बात कर रही हूँ जो मजबूत भी हो और जिसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं हो, केवल और केवल जनता के हित की बात करे। तब दो ही कहती है नहीं नहीं, यह ठीक नहीं है, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि तुम जो है वह वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो, जबकि तुलना बराबर वालों में होती है। हमको आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक के साथ करनी चाहिए। जरा तानाशाह के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो कभी। वे सबसे ज़्यादा क्रूर होते हैं, बहुत ही स्वार्थी होते हैं, अत्यंत भ्रष्ट होते हैं और कई बार तो यह होता है कि हमें उनके बारे में जानकारियाँ उपलब्ध ही नहीं हो पाती हैं कि आखिर वे अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी गड़बड़ी है, वो ये है कि आप उस तानाशाह को सत्ता से कभी हटा भी नहीं सकते, भले आप चाह लें तो भी नहीं हटा सकते। तब लिंगदोह मैडम इस सारी चर्चा को सुनने के बाद कहती हैं, तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे स्टूडेंट्स इतनी शानदार परिचर्चा कर रहे हैं। अब मुझे ये बिल्कुल नहीं मालूम कि कौन बच्चा गलत है और कौन बच्चा सही है। यह बात तो आप आपस में तर्क वितर्क करके सुलझा लें, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी जो मुझे लगा, वो ये कि आप लोग बड़े खुले दिमाग से बात कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आपको अपनी बात कहने के लिए कोई पनिशमेंट दिया होता तो आपको कैसा लगता? निश्चित रूप से तब आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसी परिचर्चा, ऐसी बहस उस देश में कर सकते हैं जहां पर लोकतंत्र नहीं हो? बस इसी बात से आप लोकतंत्र के पक्ष में समझ सकते हैं कि लोकतंत्र के पक्ष में यही एक सबसे अच्छा तर्क है कि आप मन माफिक जो बात कहना चाहते हैं अपने शासक के विरुद्ध भी वह भी कह सकते हैं। बहुत ही सार्थक ये चर्चा रही। आखिर में हस्तक्षेप करते हुए लिंगदोह मैडम ने कहा, चलिए वो सारी चीज़ें ठीक है कि कौन सही है और कौन गलत है। बात यह है कि ये जो पूरी बहस आप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर कर रहे थे, क्या यदि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं होता तो क्या ऐसी बहस हम कर पाते? यदि कहीं पर राजतंत्र होता और राजतंत्र के खिलाफ अगर हम बात करते तो राजा हमको मृत्युदंड भी दे सकता था। यदि कहीं पर पूंजीवादी शासन व्यवस्था होती तो पैसे वाले लोग गरीबों को बढ़ने ही नहीं देते, उनको तो बोलने का, बात करने का अवसर ही नहीं मिल पाता। सही बात कही मेडल्टा लिंगदोह मैडम ने कि डेफिनेटली आप लोग इस कक्षा में इस मुद्दे पर इतनी गर्मा गर्म बहस कर पाए तो सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर लोकतंत्र है और लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं लोकतंत्र के खिलाफ में क्या तर्क दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लोकतंत्र को अच्छा तो मानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग लोकतंत्र को अच्छा माने, जैसा कि हमने क्लास के स्टूडेंट्स में देखा। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि लोकतंत्र बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं और उसके खिलाफ वो बहुत सारे तर्क भी देते हैं। चलिए हम देखते हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ क्या क्या तर्क हमारे सामने आ रहे हैं। तो चलिए, ये आपने लिंगदोह मैडम की कक्षा की चर्चा देखी, परिचर्चा देखी, बच्चों के आपस में बहस करने का स्तर देखा। लिंगदोह मैडम द्वारा उन बच्चों को ये बताया गया कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तभी आप इस तरह की बहस कर पा रहे हैं। लेकिन हमको अगर एज ए स्टूडेंट लोकतंत्र को बहुत अच्छे से समझना है तो हमको उसके पक्ष भी देखना पड़ेंगे और उसके विपक्ष भी देखना पड़ेंगे। तो आगे चल के हम लोकतंत्र के पक्ष में बात करें उसके पहले हम जान लें कि लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क होते हैं। जैसे गणित में कोई बात होती है ना कि आपसे गणित में पूछ लिया जाता है कि 90 अंश के एक कोण वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, और हम कैसे शुरू करते हैं, माना कि वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है, और फिर हम आखिर में उत्तर में क्या पहुंच जाते हैं कि यस यह समकोण त्रिभुज है। तो इसी तरह आप सामाजिक विज्ञान विषय को भी समझ लीजिए कि जब हम लोकतंत्र के खिलाफ में शुरुआत करेंगे और फिर उसके बाद खिलाफ में दिए गए एक एक तर्क को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तब हम लोकतंत्र के पक्ष में अपनी समझ को बहुत अच्छे से मजबूत कर पाएंगे।
तो चलिए हम देखते हैं लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क यहाँ पर पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। अब इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ बहुत सारे तर्क सामने आए हैं जिन्हें हम सब आमतौर पर सुनते हैं कि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र होती है, मूर्खों का शासन होता है, और भी बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी होंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ तर्क ऐसे हैं जिन पे आप ध्यान दीजिए कि लोकतंत्र के खिलाफ भी कौन कौन से तर्क हैं जो ये कहते हैं कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था अच्छी व्यवस्था नहीं है। चलिए पहला तर्क देखते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। मतलब हर 5 साल में चुनाव होते हैं और नेता बदल जाता है और वह अपनी पॉलिसीज़ को देश के हित में लागू ही नहीं कर पाता है। जैसे अगर कोई एक नेता आया और उसने जन कल्याण के लिए कोई अच्छी योजना बना ली और उस योजना पर उसने 5 साल काम भी किया, लेकिन किसी कारणवश यदि उसकी सरकार बदल जाती है और नई सरकार आती है तो ज़रूरी नहीं है कि पिछली सरकार के जो निर्णय थे उसको आने वाली नई सरकार फॉलो करे, और ऐसी स्थिति में देश में डेवलपमेंट की स्थिति रुक जाती है और अस्थिरता की स्थिति पैदा हो जाती है। अर्थात लोकतंत्र में स्थायी नेतृत्व होना जरूरी होता है। ये लोकतंत्र के खिलाफ पहला तर्क है कि विकास यदि करना है, देश को आगे बढ़ना है, तो बार बार नेता बदलने की जगह स्थायित्व होना चाहिए। लोकतंत्र में यह स्थायित्व नहीं हो पाता है। दूसरा तर्क हम देखते हैं कि दूसरा तर्क क्या निकल कर आता है। दूसरे तर्क में बोला है लोकतंत्र का मतलब है राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल। यहाँ पर नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। डेफिनेटली आप लोग आपके आसपास चारों तरफ देखते होंगे, समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से जो गर्मा गर्म बहसें देखते होंगे और जिसमें एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इसके बाद आपको लगता होगा कि ये कैसे शासक हैं भला। इन लोगों में तो हमेशा राजनीतिक लड़ाई होती रहती है। चुनाव के समय भी आप लोगों ने देखा होगा, आपके गांव के चुनाव हों या बड़े चुनाव हों, उसमें भी लोग खींचातानी में लगे रहते हैं। कोई पैसा बांटने में लगा होता है, कोई साड़ी कंबल बांटने में लगा होता है। ऐसे इस तरीके के साधनों का उपयोग भी करते हैं। मतलब यह पूरी तरह से ऐसा लगता है जैसे एक सत्ता का खेल है। यहाँ पर नैतिकता नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये लोकतंत्र के खिलाफ दूसरा तर्क है जो लोकतंत्र के खिलाफ बोलने वाले लोग देते हैं। तीसरा तर्क क्या बोलता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में बहुत देर हो जाती है। ये तर्क थोड़ा ठीक लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था यदि आदर्श स्थिति में आप अपनाते हैं और यदि किसी फैसले को लागू करना है और एक एक व्यक्ति से आप पूछने जाओगे कि क्या इसे लागू करें या नहीं करें, करें या नहीं करें, और उसमें बहुमत जुटाने की कोशिश करोगे तो फैसले में देरी हो जाएगी। चलिए कल्पना कर लीजिए, आप कल्पना ये कर लीजिए कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने वोटर हैं और आपके विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे बड़ा हॉल है वो कितना बड़ा है। क्या सारे वोटर उस हॉल में एक साथ बैठ सकते हैं? चलिए ठीक है, हमने उस हॉल में नहीं बिठाला, एक बहुत बड़ा मैदान है। क्या आपकी विधानसभा क्षेत्र के सारे वोटर्स एक उस बड़े मैदान में समा सकते हैं? नहीं। यदि आप कोशिश भी करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बिठाने की कोशिश करते हैं, समूहों में बिठाने की कोशिश करते हैं, तो भी एक लंबा वक्त बीत जाएगा और किसी फैसले पर पहुंचने में बहुत देर लग जाएगी। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ खड़े लोग ये बोलते हैं कि लोकतंत्र में बहुत सारे लोगों से बड़ी बहस करना पड़ती है, चर्चा करना पड़ती है और फैसले देरी से होते हैं। इस वजह से विकास कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं, व्यवस्थाएं आगे चल नहीं पाती हैं। ये आपने तर्क देखा। अगला तर्क क्या आता है लोकतंत्र के खिलाफ, देखते हैं। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता। ये देखिए एक बहुत बड़ा तर्क लेके आ गया है कोई और कहता है कि जो चुने हुए नेता होते हैं उनको लोगों के हितों का पता ही नहीं होता और इसके चलते सारे फैसले खराब होते हैं कि जनता ने नेता तो चुन लिया लेकिन नेता को यही पता ही नहीं है कि जनता की वास्तविक समस्या क्या है, जनता चाहती क्या है। जनता को भूख रोटी की है और आप उसको रोटी नहीं दोगे वक्त पे तो कैसे काम चलेगा। ये बातें लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ खड़े लोग अक्सर कहते हैं कि कई बार नेता जनता के हितों को समझ नहीं पाते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं। अगला तर्क देखते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण होती है
और इसीलिए खर्चीली होती है। और खर्चीली होती है तो इसमें भ्रष्टाचार की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। मतलब लोकतंत्र, जैसा कि आपने परिभाषा जानी पहले, कि लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता वोट डालकर करती है। तो जब वोट डालती है मतलब चुनाव होता है, तो जो शासक दल है वो जनता से अपने पक्ष में वोट डालने के लिए जनता को तरह तरह के प्रलोभन देता है, प्रचार प्रसार में अपना धन खर्च करता है। और जब वो धन अधिक खर्च करेगा तो डेफिनेटली उतने धन को वह कमाने की अपेक्षा भी रखेगा। और जब उतने धन कमाने की अपेक्षा रखेगा तो उसके लिए यदि सीधे रास्तों से पैसा नहीं मिलेगा तो वह टेढ़े रास्तों का उपयोग करेगा, नंबर 2 का साधन इस्तेमाल करेगा, और इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था भ्रष्ट होगी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। यह एक लोकतंत्र के खिलाफ दिया गया महत्वपूर्ण तर्क है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण है जो लोकतंत्र के खिलाफ लोग कहते हैं कि सामान्य लोगों को ये कभी पता ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। उन्हें किसी चीज़ का फैसला करना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे सामान्य लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव में वोट डालने जाते हैं और उनको ये पता नहीं होता है कि हम किस उम्मीदवार को अपना वोट दें, और वे किसी और के कहने पर या किसी के प्रलोभन में आकर के वोट डालकर आ जाते हैं। उनको इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता है कि हमारे वोट से हमारे ही भाग्य का फैसला हो रहा है। तो डेफिनेटली मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित किए बिना उन्हें वोट देने का अधिकार तो मिलना ही नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र के खिलाफ कहने वाले, लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ खड़े लोग इस तर्क का प्रयोग भी करते हैं। तो क्या लोकतंत्र के खिलाफ और भी कुछ बातें हैं जो आपके मन में रह गई हों, और इनमें से कौन सा मुख्य तर्क है जो लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इनमें से कौन सा तर्क किसी भी सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू होता ही नहीं है? आप इनमें से किस तर्क से सहमत हैं, ये आपको जवाब देना है। अब आपने जब लोकतंत्र के खिलाफ इतने सारे तर्क सुन लिए तो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि हाँ भाई, बात तो सर सही कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सच है कि लोकतंत्र कोई जादूगर नहीं है, ना उसके पास में कोई जादू की छड़ी है कि जिससे वह घुमाए एक बार में और लोकतंत्र से देश की, दुनिया की अन्य हिस्सों की गरीबी को छूमंतर कर दे। ऐसा कतई नहीं है। तो फिर क्या बात है? फिर लोग लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र के पक्ष में इतनी बातें क्यों करते हैं? तो इसका कारण है कि सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इस बुनियादी चीज़ को देखता है, मतलब ये फंडामेंटल चीज़, सिर्फ इस चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसला करें। लोग खुद के बारे में ये सोच लें कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन इससे इस बात की गारंटी नहीं होती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। हो सकता है कि कई बार लोग गलत शासक को चुन लें, हो सकता है कई बार वो चुना हुआ शासक गलत फैसले ले ले और जिससे राष्ट्र का नुकसान भी हो सकता है, जनता का कल्याण नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक बात है इसमें कि यहाँ पर जनता को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार होता है। लोग गलतियाँ भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी भी हो सकती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में नेतृत्व जल्दी जल्दी परिवर्तित होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर इससे बुरा असर भी पड़ता है। तो लोकतंत्र के खिलाफ इतने सारे तर्क आए और इन तर्कों को देखकर तो यही लगता है कि लोकतंत्र का जो वर्तमान स्वरूप है वह सरकार चलाने का आदर्श स्वरूप नहीं है। लेकिन फिर एक सवाल खड़ा होता है। वो सवाल क्या है? तो वह कौन सी शासन व्यवस्था है जो लोकतंत्र से बेहतर हो सकती है? हमारे पास सरकार चलाने के इतने सारे विकल्प मौजूद हैं, क्या उन सारे विकल्पों में लोकतंत्र सबसे बेहतर नहीं है? ये हमको सोचना है। चलिए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। पहला प्रश्न, क्या लिंगदोह मैडम की कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण है? प्रश्न 2, लोकतंत्र के खिलाफ में कोई 3 तर्क आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3, यदि आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार करने का कोई अवसर मिले तो आप उसमें क्या सुधार करना चाहोगे? आप अपनी समझ से इसको लिखिए। अंतिम प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र पर टिप्पणी लिखिए। हमारे पास में शासन चलाने के लिए, शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए बहुत सारी शासन पद्धतियां हैं जो हमने पाठ के आरंभ में ही देखी थी। लोकतांत्रिक शासन पद्धति
और गैर लोकतांत्रिक शासन पद्धति में, इनमें अगर हम तुलना करते हैं इन तर्कों को देखते हुए भी, तो क्या लगता है आपको, क्या लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था बाकी सभी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर नहीं है क्या? मुझे तो भाई बेहतर लगती है। अब आप लोग अपनी राय बना लीजिए, क्योंकि अगली जो कक्षा होगी उसमें हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र के पक्ष में क्या बातें आई, और साथ में हम देखेंगे कि लोकतंत्र की एक बृहत्तर परिभाषा क्या है, लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ क्या है। तब तक आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।